गर्ल्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के एक रॉड्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुकी हूँ और सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो दो हैं, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। इन दोनों की खास इम्पॉर्टेंस है सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ। वो प्रॉपर्टी इस वक्त जो सॉल्यूशन की है वो क्या है? वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है बच्चों? आपको पता है जब किसी भी लिक्विड के वेपर्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर के जब वेपर्स बनते हैं तो वो वेपर्स क्या होते हैं? एवोपरेट होके उसकी अपर सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली हम वेपर प्रेशर मेजर कब करते हैं? एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होती है जब जाने वाले मॉलिक्यूल आने वाले मॉलिक्यूल दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो हम उस वक्त जो वाटर वेपर्स सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। अब वो लिक्विड वाटर हो या कोई और हो, तो हर एक कोई भी वोलेटाइल हो सकता है, वो अल्कोहल भी हो सकता है, वो ईथर भी हो सकता है। मुख्तलिफ लिक्विड्स के मुख्तलिफ वेपर प्रेशर हो सकते हैं। अब हम इस वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी को किसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे? राउल्ट्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। राउल्ट्स ने एक रिलेशनशिप दिया कि ये कहना चाहते हैं कि वेपर प्रेशर अगर एक प्योर लिक्विड का होगा तो वो कुछ और होगा, लेकिन वही प्योर लिक्विड अगर सोल्यूशन फॉर्म में चला जाए, यानी कि उसमें सोल्यूट डिजॉल्व हो जाए, तो अब उसके वेपर प्रेशर में कोई ना कोई चेंज आएगा, वो कम हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा। तो रॉड्स लॉ कब उसने दिया था? 1887। बच्चों अब इसकी बाकायदा स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो रॉड्स की कई स्टेटमेंट्स हैं, फिलहाल जो मैं स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ वो है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट above a solution is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction in the solution। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए। अब ये है क्या क्या? पी ए स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जब वेपर प्रेशर एक सोल्यूशन फॉर्म में अगर कोई लिक्विड होगा तो वो कौन सा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा? पी ए नॉट स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब अगर वो प्योर स्टेट में होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और ये लाजमी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की फॉर्म में अलग होगा। अब तीसरी चीज़ क्या है? एक्स ए। एक्स क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन मीन्स कि कितना पार्ट उसका उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या आ जाएगी? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। रॉड्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन मैं आपको दे रही हूँ, वो किस तरह एक्सप्लेन हो सकता है। असल में मैंने आपको बता दिया ना कि रिलेशनशिप वो शो करना चाह रहा है किसका? वेपर प्रेशर का। तो वो सेकंड स्टेटमेंट अगर उसकी है वो क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वीपी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब वो कहता है कि अगर कोई वेपर प्रेशर में कुछ चेंज आता भी है एक प्योर सॉल्वेंट कि जब वो प्योर सॉल्वेंट था और जब वो सोल्यूशन की फॉर्म में आ गया तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ चेंज आ गया। मतलब क्या था? जब वो प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर दिए, तो मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए तो उसके वेपर प्रेशर में लाजमी कुछ चेंज आ जाता है। वो जो डेविएशन है, वो जो चेंज आया है, वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इस बार हमने स्टेटमेंट में क्या चीज़ को पे कंसंट्रेट किया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इसको भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? चेंज के लिए बच्चों हम क्या ये साइन यूज करते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये एक्स बी मैंने मोल फ्रैक्शन के पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। हमने ए लिया था किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। और यहाँ हमारे पास जो बी है वो किसके लिए है? वो सोल्यूट के लिए है।
तो यहाँ हमने सोल्यूट की वजह से चेंज आया है, तो इसलिए कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब बच्चों आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। आप यहाँ के भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने के की जगह पी नॉट लगाया है। पी क्या है? पी है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब जब तक वो प्योर होता है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो कोई और सॉल्वेंट हो, वो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एक तरह से कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। चेंज कब होता है? जब उसके अंदर कोई मुख्तलिफ सल्यूट आप डिजॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम इसको, इस प्रेशर को, प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर को हम एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पी नॉट शो किया है। अब ये तो हमारे पास स्टेटमेंट हो गई। अब थोड़े से हम केसेस अलग अलग देखते हैं। अब हम कोई ऐसा केस चेक करते हैं जिसमें, ये तो हमने एक ऐसा केस लिया था जिसमें सोल्यूट जो था उसने वेपर प्रेशर में कोई हिस्सा नहीं लिया था। वो तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज था, वो तो उतरी वाटर के अंदर था, उसके मॉलिक्यूल तो एवोपरेट हो ही नहीं सकते थे। अब हम कोई ऐसा केस लेते हैं जब व्हेन बोथ कंपोनेंट मीन्स सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, बोथ आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स एवोपरेट हो सकते हैं। तब हम क्या करेंगे? तब इसके लिए हमारे पास बच्चों, अब हम लेंगे टोटल प्रेशर पीटी, टोटल प्रेशर किसका? पी ए फॉर सॉल्वेंट, पीबी फॉर सोल्यूट। यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और सोल्यूट के मॉलिक्यूल जो कि वोलेटाइल है तो वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन क्या कहता है कि अगर कोई प्रेशर टोटल बहुत सारी गैसेस हैं, जब वो इकट्ठा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो हम उसकी टोटल इफेक्ट हो गए। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, पी ए फॉर सॉल्वेंट, पी बी फॉर सोल्यूट। तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल प्रेशर। अब इसको बच्चों पी ए के लिए हम अलग, उसकी वो जो हमने रॉड्स लॉ की हमारे पास वो आ गई थी इक्वेशन, वो ये थी, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी, दो इक्वेशन आ गई। मतलब ले सकते हैं हम, ए की जगह हम लेंगे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए मोल फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह पी बी के लिए हम कह सकते हैं पी बी नॉट एक्स बी। तो ये हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए हम अगर प्रेशर लेना चाहें तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास डाल्टन लॉ का आएगा। अब इसको रॉड्स लॉ में हम चूंकि टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, टोटल प्रेशर मैंने आपको बताया डाल्टन कहता है कि टोटल प्रेशर है सम का, सम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब कंपोनेंट्स क्या है सॉल्यूशन में? एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट दो तीन भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो हमने केस लिया उसमें ये लिया है कि सोल्यूट भी वोलेटाइल है, यानी कि वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। जब दो प्रेशर इकट्ठे होंगे तो बच्चों उसको हम जरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने मैं लिख रही हूँ, आप उसको देखते जाओ कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। तो ये देखो पी टी, अब पी ए की जगह मैंने उसकी जो वैल्यूज मैंने आपको बताई है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी बी नॉट एक्स पी। ये इक्वेशन आपको पहले हमने थोड़ी सी कैलकुलेट कर ली थी जब मैंने आपको लॉ बताया था। तो इसकी जगह वी पुट द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ पी ए और पी बी। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, ये भी पुट कर दी, ये भी पुट कर दी। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन को जब हम सम अप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक ऑलरेडी इक्वेशन है कि जब हम उसको सम अप करते हैं एक्स ए एक्स बी जितने भी मोल फ्रैक्शन हो, दे ऑलवेज इक्वल टू वन, और वी कैन से यूनिटी, यानी कि वन के इक्वल होता है। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पुट करने की कोशिश करें तो हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ए चूंकि हमारे पास सॉल्वेंट के लिए, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी। ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स ए की वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से मैं ले लेती हूँ। क्या किया, एक्स ए इधर ही लिखा, और एक्स बी को अगर हम उस साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस एक्स ए की वैल्यू को आगे ये जो इक्वेशन है ना इसमें पुट करते हैं। कैसे पुट करते हैं, इस एक्स ए की जगह, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है वहां हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो बच्चों बाकी वही सेम लिखा जा रहा है, सिर्फ एक्स ए की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, वन माइनस एक्स बी। ये देखो वन माइनस एक्स बी, और बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी मैंने आपके सामने लिख दी है। अब आप देखते जाओ, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट
1 के साथ मल्टीप्लाइड होकर वही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपके पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, PA(x_b) हमारे पास है। बाकी वही दोबारा वही इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। फिर हम इधर आ जाएंगे, आप देखते जाओ। यहाँ अब हम इसको थोड़े से इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये प्लस साइन है, पहले मैंने इसको लिख दिया, फिर ये माइनस वाले साइन को लिख दिया, ठीक है, और सबसे लास्ट में PA0 की वैल्यू लिख दी। अब क्यों मैंने इस तरह किया बच्चों, देखो इसमें एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो भी, यहाँ भी XB नज़र आ रहा है, यहाँ भी XB नज़र आ रहा है, तो हम इसको रीअरेंज करके कम से कम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब हमेशा पहले कोशिश की जाती है, क्योंकि इन दोनों में ये चीज़ कॉमन, XB और XB यहाँ दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस साइन लिखते हैं फिर माइनस। ये दोनों आपके सामने मैंने लिख दिया, ये देखो, और ये PA0 को मैंने अलग किया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, XB, तो XB को आप बाहर निकाल लेते हो, जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम मैथमेटिकल रूल के मुताबिक बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, PB0 माइनस PA0, ठीक है, ये आ गया। और हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है, P टोटल इज इक्वल टू XB PB माइनस P0 PA माइनस PA0 प्लस P। यह हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई किसके लिए, फॉर फाइंडिंग टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का भी और सोल्यूट का भी ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये था हमारा रॉड्स लॉ। अब इसकी क्या इफ़ेक्ट है टेम्परेचर, क्या इफ़ेक्ट है फ्रीजिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।